हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कि हमारे नेचर के अंदर फंडामेंटल फोर्सेस कौन से पाए जाते हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब होता है कि हमारे नेचर के अंदर बेसिकली कितने प्रकार के फोर्सेस हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था बेसिकली हमारे पास दो प्रकार के फोर्स तो थे, ये वाले जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते थे, और इनसे अलग जो थे दो, ये तो हमारे थे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। हमने फंडामेंटल फोर्सेस को टू टाइप्स में जो है डिवाइड किया था। एक तो आपका था मैक्रोस्कोपिक के लिए और दूसरा आपका था माइक्रोस्कोपिक के लिए। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जो स्मॉल लेवल होता है, एटॉमिक लेवल पे जो फोर्सेज होते हैं, और मैक्रोस्कोपिक का मतलब जो बड़े लेवल पे होते हैं। मैक्रोस्कोपिक के अंदर हमने दो फोर्स देखे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो माइक्रोस्कोपिक था उसके ऊपर हमने देखे थे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। हमने इनका रिलेशन देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ क्या क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स हैं वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये हमने रिलेशन देखा था। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उससे हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो था 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग था, और जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था वो 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग था। तो चलिए आज इनको हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट था हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इन फोर्सेस को जब हम स्टडी करेंगे तो हमें तीन चीज़ें स्टडी करनी है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, दूसरे नंबर पे उसकी प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, और थर्ड नंबर पे जो है उसका एग्जाम्पल कि वो हमारा फोर्स कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, प्रैक्टिकली हमें कहाँ देखने को मिलता है। ये तीन चीज़ें आपसे जो है एग्जाम में पूछी जाएंगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताओ, एग्जाम्पल्स बताओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है छोटी क्लासेज में आपने रीड किया है कि ये मास के कारण लगता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो बॉडीज जिनका कुछ मास होगा वो आपस में एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। ये एक फोर्स है जिसके अंदर अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच, बाय विर्चू ऑफ देयर मासेज, उनके मास के कारण। तो यहाँ से आपको बताया गया कि दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स उनके मास के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद जो है इसका फॉर्मूला वगैरह क्या होता है ये आप 9th क्लास में कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल G एंड G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाई r स्क्वायर। m1 m2 क्या होता है, आपकी कोई भी दो बॉडी जो है उनका मास है। मान लेते हैं एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस r है। याद रखना डिस्टेंस हमेशा दोनों बॉडीज के सेंटर से मेजर की जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक नहीं मेजर होंगी, इनके सेंटर से होगी। तो ये आपका फॉर्मूला जो है आप पहले कर चुके हैं छोटी क्लासेज में। अब हम चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर कि इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का, किसी फोर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पूछ ली जाएंगी। तो देखिए इसकी जो है 9 प्रॉपर्टीज दी गई हैं आपको, इनमें से कम आपको 5 प्रॉपर्टीज याद होनी जरूरी है। अब इसको जो है समझ के याद करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स, कि ये जो है यूनिवर्सली अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब हमेशा हर जगह ये फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। मतलब कोई भी दो बॉडी जिनका कुछ मास होगा वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, कभी भी रिपेल नहीं करेंगी। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ टू बॉडीज, कि ये हमेशा दोनों बॉडीज के मास की प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। देखो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूले के अंदर ये था m1 m2 r स्क्वायर कैपिटल G इज इक्वल टू F। क्लियर है। ये देखिए दोनों बॉडीज का मास m1 m2 इसके F के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समझते हो, जो एक टर्म के बढ़ने से दूसरी टर्म भी बढ़े और एक टर्म के कम होने से दूसरी टर्म भी कम हो, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सीधा सीधा उसके ऊपर डिपेंड करना, ऐसे लिखेंगे इसको हम, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज। क्लियर है।
एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली में होता है उल्टा, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस के साथ देखें तो आपका जो एफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर बढ़ेगा तो एफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अपना जो पॉइंट था वो ये बताता है कि हमारा जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस इनवर्स स्क्वायर लॉ नाम की टर्म को बिल्कुल अच्छे से समझ लो, जब तक आप साइंस पढ़ोगे तब तक आपको ये टर्म देखने को मिलेगी। देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। हमारे नेचर में जितने भी फोर्स हैं वो मोस्टली जो है सारे के सारे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, ये मान लेते हैं आपके पास दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2, इनके बीच की डिस्टेंस आपके पास r है। तो ये इस सिचुएशन में एक दूसरे के ऊपर इतना फोर्स लगाएंगी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 10 न्यूटन। क्लियर है। इसके बाद हम इस बॉडी को उठा के इधर ले गए इस तरफ, मतलब इनको एक दूसरे से दूर लेके गए हैं हम। तो देखो दूर लेके जाएंगे तो जो डिस्टेंस थी इनके बीच की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब डिस्टेंस बढ़ेगी मतलब नीचे वाली टर्म बढ़ेगी तो फोर्स उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने देखा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके ये, क्योंकि नीचे वाली टर्म बढ़ेगी तो टोटल रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स की वैल्यू कम हो जाना। या आप ऐसे कह सकते हो डिस्टेंस कम होने से। अब देखो हम इसको दूर ले जाने के बजाय यहाँ पास ले आए तो आप देखोगे आर की वैल्यू कम होगी और नीचे वाली टर्म कम होगी तो टोटल रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डिस्टेंस कम करने से फोर्स का बढ़ना और डिस्टेंस ज्यादा करने से फोर्स का कम होना, ये आपका क्या कहलाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। मतलब इसके अंदर जैसे जैसे दो बॉडीज के बीच की दूरी बढ़ेगी फोर्स कम होता जाएगा और जैसे जैसे पास आएंगे फोर्स जो है बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स एंड डज नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर इट्स ऑपरेशन। ये जो आपका है एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब काफी लंबी दूरी तक भी ये जो है काम करता है और इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मतलब एक बॉडी यहाँ है दूसरी बॉडी यहाँ है, इनके बीच में वाटर डाल दिया कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर भी फोर्स लगाएंगे। वाटर की जगह इनके बीच में वैक्यूम कर दिया, कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे के ऊपर वही फोर्स लगाएंगे। क्लियर है। फोर्स की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, वो ये हमारा जो कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई भी मीडियम हो उससे ये फोर्स रुकेगा नहीं, ये आपका काम करेगा। किसी भी मीडियम की इसको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज के बीच में, अगर उनके आसपास या उनके बीच में कोई और बॉडी आ जाती है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उनके फोर्स पे। जैसे ये दो बॉडीज थी आपकी, तो इनके बीच में जो फोर्स है, यहाँ पे कोई और तीसरी बॉडी आ जाए तो इनके फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जो है सिक्स्थ पॉइंट, इट इज द वीकेस्ट फोर्स नॉन इन नेचर। प्रकृति में हमें जितने फोर्सेस का पता है उनमें सबसे कमजोर फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सेंट्रल फोर्स। ये इंपॉर्टेंट, देखिए सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है। ये आपके पास दो बॉडीज थी जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती थी, यहाँ इनका सेंटर था दोनों का इस प्रकार से। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि जो ये फोर्स लगाएंगी वो फोर्स इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लगेगा। जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस लाइन पे लगेगा, इस प्रकार से इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पे। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। तो इन दो बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वहां पे आपका ये फोर्स लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपका जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, देखिए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। कि इस प्रकार के फोर्स में अगर आपको किसी बॉडी को मूव करना है तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितनी दूर उसको हम लेके गए। मान लेते हैं एक बॉडी यहाँ थी, इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ लेके गए, तो हमने कुछ फोर्स लगाया तभी आगे गई है ये, और ये जितनी दूरी इसने तय की है वो इसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जो फोर्स लगाया है उसकी गुणा अगर हम डिस्प्लेसमेंट से करवाते तो वो हमारा क्या आ जाता है, वर्क डन आ जाता है। अब इसने कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब आपको समझना है कि जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसके द्वारा वर्क डन किया जाएगा ना, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपके पास अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे एक बॉडी है, इसको उठा के आपने यहाँ लेके जाना है कुछ हाइट h के ऊपर, हाइट h के ऊपर। क्लियर है। अब देखो एक बार तो इसको यहाँ से उठा के लेके गए, ऐसे उठा के यहाँ ले गए, और एक बार इसको यहाँ से उठाया, पहले ले गए और फिर यहाँ लेके गए। दोनों रास्ते क्या हैं, अलग अलग है। आप देखो इसमें ज्यादा दूरी तय की, इसमें कम दूरी तय की इसने। अब आप ये निकालो कि वर्क डन कितना किया इसने, यहां से गया तो काम कितना किया, यहां से गया तो इसने काम कितना किया। देखो जब इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिटली लेके जा रहे हैं उसको हम ऊपर। ग्रेविटेशनल फोर्स F जो होता है वो mg के इक्वल होता है, ये छोटी क्लासेज में आप पढ़ चुके हैं। F की वैल्यू आपने देखी होगी ma, वहां पे एक्सीलरेशन होता था, अब यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, g आ जाएगी। क्लियर है। फोर्स की वैल्यू तो mg। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी करवाई, देखो ये यहाँ था और यहाँ से यहाँ चला गया, कितनी हाइट पे गया, h पे। वर्क डन आपको किसके इक्वल बताया था, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी, h, तो वर्क डन आपका कितना बना है यहाँ पे, mg h। तो देखो हाइट तो जो है चाहे यहाँ से जाओ चाहे यहाँ से जाओ h ही रहेगी इसकी, जो फाइनली जहाँ पे गया है ये फाइनल पोजीशन। तो हमारा वर्क डन दोनों केस में कितना, mgh। यहाँ पे दूरी हमने ज्यादा तय की। तो इस प्रकार का फोर्स जिसमें हम कहीं से भी जाएं, किसी भी रास्ते से जाएं, किसी भी पाथ से जाएं, वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फोर्स आपके क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज टू बी काज्ड बाय एन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटोन। देखिए ये माना जाता है कि जो ये दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, अब फोर्स लगाएंगे तो देखो कुछ ना कुछ तो इनके बीच में ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने फोर्स लगाया एक दूसरे के ऊपर, तो ये कहा जाता है कि ग्रेविटोन नाम का एक पार्टिकल होता है जो इन दो बॉडीज के बीच में एक्सचेंज होता है, जिसके कारण आपका ये फोर्स लगता है। ये पार्टिकल का नाम आपको याद रखना, ग्रेविटोन। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हैं। देखिए प्रैक्टिकल डेली लाइफ में आपने बहुत सारा देखा होगा, कोई भी चीज हम ऊपर से छोड़ दे वो नीचे जाके गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी कभी भी। क्यों, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ है, उसके सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ। तो ऑल बॉडीज फॉल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड ऑन देम बाय द अर्थ। कि अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है उसके कारण हर बॉडी कहाँ गिरती है, नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ द मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखिए जो हमारी अर्थ है इसके चारों ओर मून रिवॉल्व करता है इस प्रकार से। तो मून की जो मोशन है वो किसके कारण है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन पे इनका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इसी प्रकार से जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं आर्टिफिशियल, वो सारे भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही चलते हैं। और भी इसके यूजेस जो हैं वो हम देखते हैं। ग्रेविटेशन प्ले ए की रोल इन द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। की जो स्टार्स बनते हैं उसमें भी ग्रेविटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, गैलेक्सीज में भी और गैलेक्टिक क्लस्टर्स, मतलब इसका मतलब होता है गैलेक्सीज का समूह, कि इन सब के अंदर भी ग्रेविटेशन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो उन सबको आपस में बांध के रखता है। क्लियर है। ये था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिटेल डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उसकी जो है एग्जांपल्स। इनको आप समझ के करोगे आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें कुछ टर्म्स थी जैसे सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स और इनवर्स केरला, इनको हमने थोड़ा सा डिटेल में समझना था। इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्सेज हैं उनके अंदर अब इन नाम्स को हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इनका मतलब आप समझ चुके होंगे। बाकी जो फोर्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।